नमस्कार साथियों, आप सभी को मानसरोवर आईएएस में हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज फिर से बात करेंगे मुंडामान की शासन व्यवस्था के एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग एमसीक्यू की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो बात करेंगे यहाँ पे मुंडामान की शासन व्यवस्था किस जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए संथाल, ऑप्शन नंबर बी उरांव, ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर डी मुंडा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो। तो चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे हम लोग? हो की बात कर लेते हैं। कहते ये जो है मुंडामान की शासन व्यवस्था मुख्य रूप से हो जनजाति से संबंधित है। ये जो है मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है हो जनजाति से संबंधित। किससे है? हो जनजाति से संबंधित है। बाकी अन्य विकल्प की हम लोग विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए की हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? संथाल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? संथाल की बात कर लेते हैं। संथाल यानी इनकी स्वशासन व्यवस्था को मांझी, इनकी स्वशासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी की हम लोग बात करते हैं, उरांव की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो है उरांव जनजाति की व्यवस्था को, किसकी? उरांव जनजाति की व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी हम लोग मुंडा की हम लोग बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? मुंडा की बात करते हैं। ये जो मुंडा जो है, मुंडा जनजाति की अपनी पारंपरिक व्यवस्था क्या कहलाती है? अपनी पारंपरिक व्यवस्था क्या कहलाती है? मुंडा शासन व्यवस्था। क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था है। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए मानकी, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी डाकुआ, ऑप्शन नंबर डी देवरी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुंडा। तो चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। मुंडा जो है ग्राम स्तर पर, कहां की हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग? ग्राम स्तर पर प्रशासनिक और न्यायिक मामलों का, प्रशासनिक और न्यायिक मामलों का क्या करता है? निपटारा करने वाला, निपटारा करने वाला गांव का प्रधान। कहां का? गांव का जो प्रधान है क्या कहलाता है? मुंडा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुंडा कहलाता है। बाकी अन्य विकल्प के लोग विश्लेषण को देख लेते हैं। मानकी की बात करते हैं। ये जो है कई गांवों को मिलाकर, कितने? कई गांवों को मिलाकर बने समूह, बने समूह पीढ़िया पट्टी की हम लोग बात करें। किसकी बात करेंगे? पीढ़िया पट्टी। तो क्या होता है? ये प्रमुख होता है। कौन? मानकी। कौन होता है? तो मानकी होता है। ऑप्शन नंबर सी डाकुआ की बात करते हैं। ये जो है मुंडा का सहायक और संदेशवाहक होता है। मुंडा का सहायक और कौन? संदेशवाहक होता है। संदेशवाहक होता है। कौन होता है? तो डाकुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी देवरी की हम लोग बात कर लेते हैं। यह गांव का धार्मिक प्रधान या पुजारी होता है। यह जो है गांव का धार्मिक प्रधान या पुजारी होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं।
मुंडा मानकी व्यवस्था में मानकी का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक अनुष्ठान कराना, ऑप्शन नंबर बी मुंडा के आदेशों को गांव वालों तक पहुंचाना, ऑप्शन नंबर सी कई गांव यानी कि पट्टी या इलाके के समूह का प्रशासनिक व न्यायिक संचालन, ऑप्शन नंबर डी गांव की सीमाओं का सीमांकन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कई गांव अर्थात पट्टी या इलाकों के समूह का प्रशासनिक व न्यायिक संचालन। तो चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं, हम लोग इसमें बात करें ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं हम लोग पहले। 15 से 26 गांव, कितना से 15 से 26 गांव अर्थात पीड़ के विवादों, पीड़ के विवादों का निपटारा कौन करता है? मानकी करता है। विवादों का निपटारा मानकी करता है। कौन करता है? मानकी करता है। बाकी अन्य विकल्प के विश्लेषण को देखते, धार्मिक अनुष्ठान कराना यानी यह कार्य जो है धार्मिक प्रमुख किसका है? देवरी का है। किसका है? देवरी का है। मुंडा के आदेशों को गांव वालों तक पहुंचाना, ये काम जो है डाकुआ का है, यानी संदेश वाहक का काम कौन करता है? डाकुआ का है। ऑप्शन नंबर डी गांव की सीमा का सीमांकन, ये जो है यहाँ मुंडा और स्थानीय ग्रामीणों को सहयोग से होता है। यह जो है मुंडा और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से होता है, ग्रामीणों के सहयोग से होता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। गांव के प्रधान अर्थात मुंडा का सहयोगी या सहायक कौन होता है, जो बैठकों की सूचना गांव वालों तक पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर ए तहसीलदार, ऑप्शन नंबर बी डाकुआ, ऑप्शन नंबर सी देवरी, ऑप्शन नंबर डी यात्रा मुंडा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डाकुआ। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। डाकुआ जो है मुंडा के आदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाने, आदेशों को कहां तक? ग्रामीणों तक पहुंचाने और बैठक बुलाने का काम डाकुआ करता है। ये जो है मुंडा के आदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाने और बैठक बुलाने का काम डाकुआ करता है। डाकुआ करता है। बाकी अन्य विकल्प के विश्लेषण को देखते हैं। तहसीलदार की हम बात करते हैं, यह जो है राजस्व विभाग का एक सरकारी अधिकारी होता है। यह जो है राजस्व विभाग का एक सरकारी अधिकारी होता है, एक सरकारी अधिकारी होता है। कौन? तो तहसीलदार। ऑप्शन नंबर सी देवरी की बात करते हैं, ये जो है धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। यह धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। ऑप्शन नंबर डी की विश्लेषण को देखते हैं, यात्रा मुंडा, ये जो है धार्मिक या सामाजिक आयोजनों से संबंधित पद है। यह जो है धार्मिक या सामाजिक आयोजनों से संबंधित पद है। डाकुआ जैसा सहायक नहीं है, डाकुआ जैसा सहायक नहीं है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पाहन, ऑप्शन नंबर बी नाइके, ऑप्शन नंबर सी देवरी, ऑप्शन नंबर डी गोड़ाई। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसे विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। हो समाज या मुंडा, हो समाज या मुंडा मानकी व्यवस्था में, मुंडा मानकी व्यवस्था में धार्मिक प्रमुख को देवरी कहा जाता है।
धार्मिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? देवरी कहा जाता है। बाकी अन्य विकल्प की विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। पाहन, ये जो मुंडा और उरांव जनजाति में, कहा मुंडा और उरांव जनजाति में धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। हम लोग नायके की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है संथाल जनजाति के, कहाँ के? संथाल जनजाति के ग्राम पुजारी को नायके कहा जाता है। ग्राम पुजारी को नायके कहा जाता है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी गोयत की बात कर लेते हैं हम लोग। यह जो है ये जो है संथाल शासन व्यवस्था में, कहा संथाल शासन व्यवस्था में संदेश वाहक का काम करता है। संदेश वाहक का कार्य करता है। कौन? तो घोड़ा। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। देवरी अर्थात धार्मिक प्रधान का सहायक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए यात्रा देवरी, ऑप्शन नंबर बी डाकुआ, ऑप्शन नंबर सी कोटवार, ऑप्शन नंबर डी परानी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यात्रा देवरी। चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। यात्रा देवरी, देवरी की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? देवरी की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? देवरी की अनुपस्थिति में या उत्सवों में सहायता करने वाला है कौन होता है? यात्रा देवरी होता है। यात्रा देवरी होता है। बाकी अन्य विकल्प की विश्लेषण को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी की हम लोग बात करते हैं। डाकुआ, ये जो है मुंडा प्रशासनिक प्रमुख का सहायक होता है। यह मुंडा प्रशासनिक प्रमुख का सहायक होता है। कौन होता है? सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी कोटवार की बात कर लेते हैं हम लोग। यह पंचायतों में सुरक्षा व्यवस्था देखने वाला सहायक होता है। ये जो है पंचायतों में, कहां पर? पंचायतों में सुरक्षा एवं व्यवस्था, सुरक्षा एवं व्यवस्था देखने वाला सहायक होता है। देखने वाला कौन होता है? सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी परानिक की बात करते हैं। यह संथाल व्यवस्था में, कहा? यह जो है संथाल व्यवस्था में क्या है? मांझी का उप प्रधान होता है। मांझी का उप प्रधान होता है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन क्लीवलैंड, ऑप्शन नंबर बी थॉमस विलिकिंसन, ऑप्शन नंबर सी जॉन शोर, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी थॉमस विलिकिंसन। तो चलिए इसके विश्लेषण को हम देखते हैं। इन्होंने 1837 में हो जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था को, हो जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था को स्वीकार कर, व्यवस्था को स्वीकार कर कानूनी ढांचा दिया। स्वीकार कर कानूनी ढांचा दिया। कौन दिया? थॉमस विलिकिंसन ने। कितने ईस्वी में? 1837 में। बाकी अन्य विकल्प के हम विश्लेषण को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक कैप्टन क्लीवलैंड की बात करते हैं। इन्होंने पहाड़िया जनजाति के लिए योजनाएं बनाई थी। इन्होंने पहाड़िया जनजाति के लिए
क्या की थी? योजनाएं बनाई थी, योजनाएं बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी, जॉन शोर की बात कर रहे थे। ये बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त से जुड़े थे, ये जो है बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं। इन्होंने 1793 में, कितने इसमें, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। विलिंगकिंसन रूल को कोल्हान क्षेत्र में किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1831 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1837 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1855 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1850 ईस्वी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1837 ईस्वी। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कोल विद्रोह के दमन के बाद, कब की बात हो रही है? कोल विद्रोह के दमन के बाद 1837 में, कितने ईस्वी में? 1837 में कोल्हान में विलिंगकिंसन रूल लागू किया गया। कोल्हान में विलिंगकिंसन रूल को क्या किया जाएगा? लागू किया गया, रूल को लागू किया गया। बाकी अन्य विकल्प के विश्लेषण को देख लेते हैं हम लोग। 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। 1831 से 32 में क्या हुआ था? कोल विद्रोह, कोल विद्रोह हुआ। 1855 ईस्वी में क्या हुआ? संथाल विद्रोह हुआ। क्या हुआ? संथाल विद्रोह हुआ था। कब? 1855 में। 1885 की बात करते हैं लोग, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीढ़ या पट्टी का गठन आमतौर पर कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2 से 5 गांव, ऑप्शन नंबर बी 7 से 12 गांव, ऑप्शन नंबर सी 15 से 26 गांव, ऑप्शन नंबर डी 30 से 50 गांव। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 15 से 26 गांव। तो चलिए इसकी विश्लेषण को देखते हैं। हो जनजाति में 15 से 26 गांवों को मिलाकर, कितने से? हो जनजाति में 15 से 26 गांवों को मिलाकर एक पीढ़ बनती है। एक क्या बनती है? पीढ़ बनती है। एक पीढ़ बनती है जिसका प्रमुख कौन होता है? मानकी होता है। जिसका प्रमुख कौन होता है? मानकी होता है। बाकी अन्य विकल्प की हम विश्लेषण को देखते हैं। 2 से 5 गांव, ये क्या? आकार बहुत छोटा, जिसे केवल एक टोला या छोटा मौजा कहा जा सकता है। इसे टोला या छोटा मौजा कहा जा सकता है। 7 से 12 गांव, ये अन्य जनजातियों में निचले स्तर की पंचायत में होता है। ये कुछ अन्य जनजातियों में, कहा? अन्य जनजातियों में, अन्य जनजातियों में निचले स्तर की पंचायत में होता है। निचले स्तर की पंचायत में होता है। ऑप्शन नंबर डी 30 से 50 गांव, ये जो है पूरे परगना या बड़े अंचल के समान होता है। ये जो है एक परगना या बड़े अंचल के समान होती है। बड़े अंचल के समान होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। विलिंगकिंसन रूल के तहत मानकी को क्या अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए केवल धार्मिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी केवल सैन्य अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राजस्व वसूलने अर्थात लगान एकत्रित करने और दीवानी या फौजदारी मामलों के निपटारे का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी कोई अधिकार
नहीं दिया गया था। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्व वसूलने अर्थात लगान एकत्रित करने और दीवानी या फौजदारी मामलों के निपटारे का अधिकार। चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी विश्लेषण कहते हैं, अंग्रेजों ने मानकी को, किसको, अंग्रेजों ने मानकी को मालगुजारी वसूलने का, मालगुजारी वसूलने का पुलिस व न्यायिक अधिकार दिया, पुलिस व न्यायिक अधिकार दिया, अधिकार दिया। बाकी अन्य विश्लेषण, अन्य विकल्प के विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक की बात करते हैं, ये जो है देवरी के पास ही रहे, ये केवल धार्मिक अधिकार की बात किया जाए या किसके पास, देवरी के पास ही रहे, देवरी के पास ही रहे। केवल सैन्य अधिकार, ऑप्शन नंबर एक है, मानकी के पास स्वतंत्र सेना का अधिकार नहीं था, मानकी के पास स्वतंत्र सेना का अधिकार नहीं था। ऑप्शन नंबर डी की हम लोग बात कर लेते हैं, कोई अधिकार नहीं दिया गया था, यानी कि अंग्रेजों ने उनकी पारंपरिक शक्तियों को मान्यता दी थी, अंग्रेजों ने उनकी पारंपरिक शक्तियों को क्या की, मान्यता दी थी, शक्तियों को मान्यता दी थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मुंडा मान की व्यवस्था में यदि किसी गांव का मामला मुंडा के स्तर पर नहीं सुलझ पाता है तो उसे कहां भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए देवरी की अदालत में, ऑप्शन नंबर बी मानकी के पास अर्थात पीड़ सभा, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश कलेक्टर के पास सीधे, ऑप्शन नंबर डी डाकुआ की सभा में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानकी के पास अर्थात पीड़ सभा में। तो चलिए इसके विश्लेषण को हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी के विश्लेषण को। मुंडा द्वारा न सुलझने वाले, किसके द्वारा, मुंडा द्वारा न सुलझने वाले विवादों की अपील मानकी की पीड़ पंचायत में की जाती है, किसके द्वारा, मुंडा द्वारा, मुंडा द्वारा न सुलझने वाले, न सुलझने वाले विवादों की अपील, किसकी, विवादों की, विवादों की अपील मानकी की पीड़ पंचायत में की जाती है, मानकी की पीड़ पंचायत में की जाती है। बाकी अन्य विकल्प की हम विश्लेषण को देख लेते हैं। देवरी की अदालत में, तो देवरी केवल धार्मिक पूजा पाठ जुड़े मामले देखता था, देवरी जो है केवल धार्मिक एवं पूजा पाठ से जुड़े मामले देखता है, से जुड़े मामले देखता है। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश कलेक्टर के पास सीधे, इन मानकीय स्तर पर भी न सुलझने पर मामला जो है उपायुक्त के पास आता था, मानकीय स्तर पर भी न सुलझने वाले मामला उपायुक्त के पास जाता था। और ऑप्शन नंबर डी की बात करते डाकुआ की सभा में, तो डाकुआ केवल क्या होता था, संदेश वाहक होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हो जनजाति बहुल किस क्षेत्र में मुंडा मान की शासन व्यवस्था मुख्य रूप से प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए संथाल परगना, ऑप्शन नंबर बी कोल्हान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी दामिनी को, ऑप्शन नंबर डी पलामू क्षेत्र। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कोल्हान क्षेत्र। तो चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। कोल्हान क्षेत्र ये जो है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में यह लागू है। कहां का है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम
और सरायकेला खरसावां और सरायकेला खरसावां में यह क्या है, लागू है। क्या, कोल्हान क्षेत्र जो है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में यह लागू है। क्या लागू है, हो जनजाति बहुल जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था मुख्य रूप से कहा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में ये लागू है। बाकी अन्य विकल्प विश्लेषण के लोग बात करें, संथाल परगना की बात करें, यहाँ मांझी परगना व्यवस्था, यहाँ मांझी परगना व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी नामी है। कोह की हम लोग बात करते हैं, यह संथाल परगना का राजमहल पहाड़ी इलाका, ये जो है संथाल परगना का राजमहल पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका। पलामू क्षेत्र की ऑप्शन नंबर डी की हम लोग बात करते हैं, यहाँ चेरो और खरवार जनजातियों का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। यहाँ चेरो और खरवार जनजातियों का, किसका, खरवार जनजातियों का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है, ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, भारत की पहली लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक पारंपरिक स्वशासन प्रणाली के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ढोकलो सोहर, ऑप्शन नंबर बी मांझा थान, ऑप्शन नंबर सी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी पढ़ा पंचायत। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो इसके चलिए विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ये जो इतिहासकार और समाजशास्त्री इसे भारत की प्रथम गणतांत्रिक स्वशासन प्रणाली मानते हैं। इसको इतिहास का कौन कौन, इतिहासकार व समाजशास्त्री इसे भारत की, कहां की, इसे भारत की प्रथम गणतांत्रिक स्वशासन प्रणाली मानते हैं, स्वशासन प्रणाली मानते हैं। तो अन्य विकल्प के विश्लेषण को देख रहे थे, ढोकलो सोहर, ये जो खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था, ये जो है खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है, पारंपरिक शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर मांझा थान की बात करिए, संथाल गांव का पवित्र स्थान है, ये जो है संथाल गांव का पवित्र स्थान है, शासन प्रणाली नहीं। ऑप्शन नंबर डी पढ़ा पंचायत की बात करते हैं हम लोग, यह उरांव जनजाति की प्रणाली है, ये जो है किसकी, उरांव जनजाति की प्रणाली। अगले सवाल की ओर चलते हैं, मुंडा मानकी व्यवस्था में हत्या जैसे गंभीर अपराधों का निर्णय कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए केवल गांव का मुंडा, ऑप्शन नंबर बी केवल मानकी, ऑप्शन नंबर सी सरकारी या ब्रिटिश अधिकारी अर्थात अदालत, ऑप्शन नंबर डी देवरी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सरकारी या ब्रिटिश अधिकारी अर्थात अदालत। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। विलिंगकिंसन रूल के तहत, किसके तहत, विलिंगकिंसन रूल के तहत हत्या डकैती जैसे, हत्या या डकैती जैसे अपराधों का फैसला, डकैती जैसे किसका, अपराधों का फैसला अंग्रेज अधिकारी करते थे। कौन करते थे, अंग्रेज अधिकारी करते थे। बाकी अन्य विकल्प के विश्लेषण को देख लेते हैं। मुंडा के पास केवल छोटे मोटे दीवारें मारपीट के मामलों का अधिकार था।
मुंडा के पास छोटे मोटे दीवानी व मारपीट के मामलों का अधिकार था। अधिकार था। केवल मानकी की बात कर रहे थे तो मानकी की गंभीर आपराधिक फौजदारी मामलों का फैसला नहीं कर सकता था। मानकी भी गंभीर आपराधिक यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फौजदारी मामलों का फैसला नहीं कर सकता था। मामलों का फैसला नहीं कर सकता था। ऑप्शन नंबर डी देवरी की बात करते हैं। देवरी केवल धार्मिक मामलों में सीमित था। देवरी जो है केवल धार्मिक मामलों में सीमित था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। विलिंकिंसन रूल के लागू होने के बाद मानकी को राजस्व वसूलने के बदले क्या मिलता था? ऑप्शन नंबर ए जमीन का मालिकाना हक, ऑप्शन नंबर बी कमीशन या आयोग का हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी निश्चित मासिक वेतन, ऑप्शन नंबर डी कर मुक्त कृषि भूमि। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कमीशन या आयोग का हिस्सा। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। मानकी कुल वसूले गए लगान का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखता था। मानकी जो है क्या करता था? इसमें कुल वसूले गए लगान का, मानकी जो है कुल वसूले गए लगान का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखता है। इसको हम कमीशन भी बोल सकते हैं। कमीशन अपने पास रखता था। अन्य विकल्प की विश्लेषण को देख लेते हैं। मालिकाना हक की, जमीन का मालिकाना हक की बात कर लेते हैं हम लोग। जमीन पर अंग्रेजों या रैयत का अधिकार था। जमीन पर अंग्रेजों या रैयत का अधिकार था। ऑप्शन नंबर सी निश्चित मासिक वेतन की बात करते हैं। अंग्रेजों ने वेतन प्रणाली नहीं बल्कि कमीशन प्रणाली शुरू की थी। अंग्रेजों ने वेतन प्रणाली नहीं बल्कि कमीशन प्रणाली शुरू की थी। ऑप्शन नंबर डी कर मुक्त कृषि भूमि। तो पाहन या देवरी को ऐसी भूमि मिलती थी। पाहन या देवरी को ऐसी भूमि मिलती थी। मानकी को कमीशन मिलता था। और मानकी को क्या मिलता था? मानकी को कमीशन मिलता था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हो समुदाय में सामाजिक बहिष्कार या संपत्ति संबंधी विवादों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुंडा और मानकी की संयुक्त सभा, ऑप्शन नंबर बी देवरी, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी केवल डाक पातों का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुंडा और मानकी की संयुक्त सभा। तो चलिए इसी विश्लेषण को देखते हैं। समाज से बाहर करने या अंतर्ग्राम भूमि विवादों पर मानकर मुंडा मिलकर निर्णय लेते हैं। समाज से बाहर करने या अंतर्ग्राम भूमि विवादों पर, अंतर्ग्राम भूमि विवादों पर मानकी और मुंडा मिलकर निर्णय लेते हैं। मानकी और मुंडा मिलकर क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। बाकी अन्य विकल्प की विश्लेषण को देखते हैं। देवरी की बात कर लेते हैं। ये क्या धार्मिक शुद्धिकरण प्रक्रिया में शामिल होता है। ये केवल जो है
धार्मिक शुद्धिकरण प्रक्रिया में शामिल होता है, प्रक्रिया में शामिल होता है। राज्य सरकार की बात करते हैं, ये पारंपरिक सामाजिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम होता है। पारंपरिक सामाजिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम होता है, हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर डी, केवल डाकुआ की बात करें तो डाकुआ के पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, डाकुआ के पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, लेने का अधिकार नहीं होता। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 1833 से 37 के कोल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कोल्हान क्षेत्र को किस रूप में अधिसूचित किया था? ऑप्शन नंबर ए नियमित जिला, ऑप्शन नंबर बी नॉन रेगुलेशन एरिया, ऑप्शन नंबर सी केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नॉन रेगुलेशन एरिया। तो चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं हम लोग। 1837 में, कितने ईस्वी में? 1837 में कोल्हान को नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित कर विल्किंसन रूल लागू किया गया था। क्या किया गया था? विल्किंसन रूल लागू किया गया था। बाकी अन्य विकल्प विश्लेषण को देखते हैं। नियमित जिला, नियमित जिलों में सामान्य ब्रिटिश कानून लागू होते थे। यहाँ पे क्या सामान्य ब्रिटिश कानून लागू होते थे। ऑप्शन नंबर सी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। क्या आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा? ये जो है आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था का क्या है? हिस्सा है, व्यवस्था का क्या है? हिस्सा है। अब हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं। यह आधुनिक व्यापारिक अवधारणा है, यह जो है आधुनिक व्यापारिक अवधारणा। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। मुंडामान की शासन व्यवस्था में भूमि से जुड़े विवादों का निपटारा प्राथमिक स्तर पर कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए देवरी, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी अंचलाधिकारी, ऑप्शन नंबर डी कानून को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा। तो चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। मुंडा जो है ग्राम स्तर पर किसी भी भूमि या ग्राम स्तर पर भूमि या पारिवारिक विवाद का, किसका? पारिवारिक विवाद का पहला निपटारा गांव का मुंडा ही करता है। पहला निपटारा गांव का मुंडा ही करता है। बाकी अन्य विकल्प विश्लेषण को देखते हैं। लोग देवरी की बात करते हैं। क्या पूजा पाठ का काम कराता है? ये जो है पूजा पाठ का काम करता है। अंचलाधिकारी की बात करते हैं। ये क्या है? आधुनिक राजस्व प्रणाली का अधिकारी है। ये जो है ये क्या है? आधुनिक राजस्व प्रणाली। राजस्व प्रणाली का अधिकारी कौन? अंचला अधिकारी की हम लोग बात कर रहे हैं। कानूनों की बात कर रहे थे। ये क्या भूलेख अधिकारी है? यह जो है कौन सा है? भूलेख, पर भू अभिलेख लिखना है। ये जो है भू अभिलेख अधिकारी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मुंडामान की व्यवस्था में डाकुआ का पद किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए वंशानुगत, ऑप्शन नंबर बी मुंडा का सहयोगी या संदेशवाहक, ऑप्शन नंबर सी गांव का सुरक्षा कर्मी, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक पुजारी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा का सहयोगी या संदेशवाहक। तो इसके चलिए विश्लेषण को देखते हैं लोग।
इसका ऑप्शन नंबर बी का कहता है डाकुआ यानी कि मुंडा के निर्देशानुसार सूचनाएं फैलाता है। डाकुआ जो है मुंडा के निर्देशानुसार सूचनाएं फैलाता है। और सभाओं की तिथि घोषित करता है। और सभाओं की तिथि क्या करता है? घोषित करता है। कौन? मुंडा का सहयोगी या संदेश वाहक। ऑप्शन नंबर एक की विश्लेषण को देखते हैं। यह वंशानुगत की बात करते हैं। यह पद जो सामान्यतः योग्यता विश्वास पर चुना जाता है। ये जो है सामान्यतः योग्यता या विश्वास पर चुना जाता है। विश्वास पर चुना जाता है, जबकि मुंडा या मानकी पद का प्राय क्या होता है? वंशानुगत होता है। ऑप्शन नंबर सी गांव का सुरक्षा कर्मी की बात करते हैं। यह काम जो है कोटवार ग्रामीण मिलकर करते हैं। कोटवार या ग्रामीण मिलकर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी धार्मिक पुजारी की बात करें। ये काम जो है देवरी का है। किसका है? देवरी का। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। वर्तमान समय में झारखंड में मुंडा मानकी प्रणाली को किस अधिनियम या संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था में विशेष स्थान या आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सीएनटी एक्ट 1908, ऑप्शन नंबर बी एसपीटी एक्ट 1949, ऑप्शन नंबर सी पेशा अधिनियम 1996 अर्थात पेश कानून, ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पेशा अधिनियम 1996। तो इसके विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। पेशा एक्ट 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में कहां की बात हो रही है? अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाओं को, किसकी? पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाओं को विशेष संरक्षण दिया गया है। विशेष संरक्षण क्या किया गया है? दिया गया है। का पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत। बाकी अन्य विकल्प के विश्लेषण को देखते हैं। सीएनटी 1908 ये जो है छोटा नागपुर और काश्तकारी अधिनियम है। ये जो है क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, जो कि ये क्या है? भूमि सुरक्षा अधिनियम भी कहा जा सकता है। भूमि सुरक्षा अधिनियम भी कहा जा सकता है। सीएसपीटी एक्ट 1949 की बात करते हैं। ये जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है, ये जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है। ऑप्शन नंबर डी की बात करती है 73वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा सामान्य पंचायती राज लागू हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ? पंचायती लागू हुआ, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेशा लाया गया। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए क्या लाया गया था? यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेशा लाया गया। तो बस आज इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद।